नमस्कार दोस्तों, कैसे आप। स्वागत है आपका हमारे चैनल न्यूज़ 24x7 पे। आज हम बात करने जा रहे हैं इसराइल के ऑपरेशन राइजिंग लायन के बारे में, जिसमें इसराइल ने ईरान के ऊपर अटैक किया और उसके रिपरकशंस के बारे में हम बात करेंगे। इसके अलावा हम ये एक अलग वीडियो बनाने वाले हैं कि इसराइल और ईरान का इतिहास क्या रहा है। ये जान के आपको हैरानी होगी कि एक समय बहुत गहरे एलाइज हुआ करते थे, लेकिन ये सब अगले वीडियो में। आज हम बस इस इसराइल के इस ऑपरेशन के बारे में जानेंगे। दोस्तों, सबसे पहले इसका नाम ऑपरेशन राइजिंग लायन। इसको कहा जाता है कि बाइबल के एक चैप्टर है, बुक ऑफ नंबर्स, जिसका वर्स नंबर 23-24 कहता है, बिहोल्ड द पीपल शैल राइज अप एज अ जाइंट लायन। ये तात्पर्य है कि इज़राइल जो है ये इससे ये भी इंडिकेशन देना चाहता है कि इज़राइल के लोग उठो और इस आयतुल्ला के इस रजीम को ओवरथ्रो कर दो। उस ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट को जो तुम लोगों को लगभग दशकों से सता के रखा है, उसको ओवरथ्रो करो और अपने पसंद का एक डेमोक्रेटिक सेटअप एस्टैब्लिश करो। चलिए, इसके नाम के बारे में तो हम जान गए। आगे इसके बाकी ऑपरेशनल डिटेल्स के बारे में जानें। यह ऑपरेशन जून 13, 2025 को लॉन्च किया गया था। अब इसमें 3 फेज मिशन इसको माना जाता है। इसमें मोसाद, जो कि हमारे इंडिया के रॉ के इक्विवेलेंट है, यहाँ यानी कि इज़राइल की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है, वर्ल्ड फेमस है। इसके अगर आप इतिहास जानेंगे तो इसके बहुत ही हॉलीवुड स्टाइल इसके मिशन रहे हैं, तो कभी आपको समय मिले तो इसके बारे में ज़रूर पढ़िएगा। तो इस मिशन में मोसाद और इजरायली डिफेंस फोर्सेस मिल के ऑपरेट किए हैं, और ये 3 फेज़ मिशन था। सबसे पहला फेज़, इसमें मोसाद के एजेंट्स ने प्रिसिजन वेपन्स और आर्म ड्रोन्स को ईरान में स्मगल किया। आप जान के हैरान होंगे दोस्तों कि इसमें ईरान के अंदर में इज़राइल ने एक सीक्रेट ड्रोन बेस तैयार करके रखा हुआ था। इसी से आप समझ सकते हैं इस ऑपरेशन के लिए इनकी प्लानिंग कितने दिनों की होगी। एक्सपर्ट्स का माना जा रहा है ये कम से कम 7-8 महीने पहले से इसकी प्रिपरेशन जो था वो मोसाद कर रहा था। तो सबसे पहले फेज़ में क्या किया गया है, प्रिसिजन वेपन्स और आर्म ड्रोन्स को ईरान के अंदर में स्मगल करके लेके आया गया है। फेज़ 2 में इन प्रिसिजन वेपन्स और ड्रोन्स का इस्तेमाल करके ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम और मिसाइल सिस्टम्स को पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया गया जाता है। इसकी ज़रूरत क्यों थी? क्योंकि इसका इस्तेमाल फिर तीसरे फेज़ के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। इन एयर डिफेंस सिस्टम और मिसाइल डिफेंस सिस्टम को एक बार जब इज़राइल ने इनको तबाह कर दिया तो फेज़ 3 शुरू होता है। फेज़ 3 में जो था वो इजरायली जेट्स जाते हैं और ईरान के न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ जैसे कि नटान्स न्यूक्लियर रिएक्टर और इस्फहान न्यूक्लियर रिएक्टर, इसके ऊपर अटैक करते हैं। तथा इज़राइल ने इनके मिसाइल बेसेस जैसे कि तब्रीज़ में, करमनशाह में जो इनके मिसाइल बेसेस हैं, इनके ऊपर भी हमला चालू कर दिया। इसके अलावा एक्सपर्ट्स की माने तो जैसे कि CNN पे एक हमारे डिफेंस एक्सपर्ट हैं, उन्होंने ये बताया कि इज़राइल ने US के साथ मिलके एक ऐसा चाल चला जिससे ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर, जो ईरान की एक तरह से आर्मी की तरह है, उनके टॉप जनरल्स और न्यूक्लियर साइंटिस्ट को एक जगह इन्होंने उस रात बुलवाया और अटैक कर दिया, जिसमें एक साथ ही इनके टॉप न्यूक्लियर साइंटिस्ट और IRGC के जनरल्स एक ही साथ समाप्त हो गए। इसके अलावा अब देखते हैं आगे चल के कि इस ऑपरेशन में इज़राइल ने क्या अचीव किया है। सबसे पहला, इस अटैक के द्वारा इज़राइल ने ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। इससे तेहरान का जो एयर स्पेस है वो एक तरह से पूरी तरह से इज़राइल के अटैक को अब रोक नहीं सकता। वो पूरी तरह से इज़राइल उसमें जब चाहे घुस सकता है। इनफैक्ट कुछ रिपोर्ट ऐसे भी आई हैं जिसमें इज़राइली जेट्स जो हैं खुले में अपनी रिफ्यूलिंग कर रही थी तेहरान के ऊपर में। सेकंड, इस अटैक के द्वारा इज़राइल ने ईरान के 1/3 बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चर्स को तबाह और बर्बाद कर दिया है। इसके अलावा
इसराइल ने आईआरजीसी के टॉप ऑफिशियल्स और न्यूक्लियर साइंटिस्ट को बर्बाद कर दिया। इसके कारण अगर देखा जाए तो ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम था वो बहुत ही डिले हो जाएगा, मिनिमम एटलीस्ट डिले तो हो गया है। उसके अलावा अगर बोला जाए तो इनके मिसाइल सिस्टम, मिसाइल लॉन्चर्स को भी इन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया है। चलिए अब हम देखें कि इसमें ईरान की क्या समस्या है, ईरान की क्या दुविधा है। सबसे बड़ी बात है कि अगर आप देखें तो इसराइल के अटैक के बाद ईरान ने अटैक किया इसराइल के ऊपर में, पर अगर आप देखे होंगे तो इसराइल के ऊपर कोई बहुत बड़ी डिस्ट्रक्शन नहीं नोटिस की होगी। थोड़ा बहुत बिल्डिंग कोलैप्स और कुछ कपल डजन पीपल मरे हैं। हालांकि किसी की भी अगर मृत्यु हो जाती है तो वो दुखद है, पर नुकसान अगर देखा जाए तो बराबर यहाँ नहीं हुआ है। प्रॉब्लम ये हो गया है कि जब भी ईरान अपने मिसाइल से इसराइल की तरफ हमला करता है तो जो इजरायली जेट्स जो कि तेहरान के एयर स्पेस में मौजूद हैं उनको तुरंत इन मिसाइल लॉन्चर्स का पता चल जाता है और उन्हें वो जाके तबाह कर देती हैं, जिनके कारण में अब ईरान की ये समस्या है कि अब वो इसराइल के ऊपर अटैक करे या ना करे, क्योंकि अगर उसने अटैक किया तो फिर उसके बाकी जो भी बचे जो 2/3 उसके मिसाइल लॉन्चर्स वो बर्बाद हो जाएंगे, और अगर नहीं करता है तो वो किसी को मुँह दिखाने के लायक नहीं रह जाएगा। तो ये ईरान का समस्या है, और इसलिए आप देख सकते हैं कि ईरान का जो अटैक इसराइल के ऊपर हुआ है वो बहुत ही लिमिटेड सक्सेस पाया है अभी तक। और प्रॉब्लम इसमें प्रॉब्लम इसमें ईरान के लिए ये भी है कि इसराइल जो चाहे तो और इस कॉन्फ्लिक्ट को एस्केलेट भी कर सकता है, जो कि ईरान नहीं कर सकता। ईरान और क्या ही कर सकता है इसराइल का, और कुछ अटैक्स कर सकते हैं सिविलियन पॉपुलेशन इलाकों पे, लेकिन वो तो पहले से ही जितने उसके अटैक्स हो रहे हैं इसराइल के ऊपर में उन्हें वो डिस्ट्रॉय कर दे रहा है। इसमें इसकी सहायता जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स भी कर रहा है, और कहा जा रहा है कि सऊदी अरेबिया भी इन मिसाइल्स और ड्रोन्स को मार के गिराने में मदद कर रही हैं इसराइल की। पर इसराइल अगर चाहे तो इस कॉन्फ्लिक्ट को एस्केलेट कर सकता है, जैसे कि वो चाहे तो आयतुल्लाह खोमेनी को मार सकता है, वो चाहे तो ईरान के ऑयल फील्ड्स और गैस रिजर्व्स पे हमला कर सकता है, जिससे पूरी तरह से ईरान की अर्थव्यवस्था है जो बैठ सकती है। क्योंकि अगर आप देखें तो ये ईरान और सऊदी अरेबिया जैसे इकोनॉमीज़ जो है वो मेजरली ये ऑयल बेस्ड इकोनॉमीज़ हैं, तो अगर इनके ऊपर हमला इनके ऑयल फील्ड्स या गैस रिजर्व्स के ऊपर अगर हमला होता है तो ये इसको झेल नहीं सकती हैं इस अटैक्स को। और तो और अगर चाहे तो इसराइल इनके सरकार को गिराने के लिए लोगों को भड़का सकता है, उकसा सकता है। इसका इनफैक्ट इसका इंडिकेशन मिला है, जैसे कि अगर आप देखें तो 17 तारीख को प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू ने डायरेक्टली ईरानियन लोगों को एड्रेस करते हुए, उनको संबोधित करते हुए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, जिसमें उन्होंने एग्जैक्टली यही किया है। उन्होंने लोगों को बोला है कि इस आयतुल्लाह खोमेनी के रेजिम को उखाड़ फेंको आप। और ये तब हुआ है जब ईरान के जो ऑफिशियल न्यूज़ चैनल है उसके ऊपर जब इसराइल ने बॉम्ब ब्लास्ट किया है। इसकी अगर देखा जाए तो इसकी जो पूरे वीडियो है पूरा ऑनलाइन सर्कुलेट हो रहा है सोशल मीडिया के ऊपर में। इसके अलावा देखा जाए तो इस कन्फ्लिक्ट का एक और पहलू है, इसमें यूएस का रोल क्या होना चाहिए। यूएस क्या इसमें रोल प्ले कर सकता है, क्या इसराइल चाहता है कि यूएस इसमें रोल प्ले करे, और क्या यूएस विलिंग है कि इसमें वो एंटर करे। तो सबसे पहले इसमें ये देखा जाए कि क्या इसराइल चाहता है कि इसमें यूएस एंटर करे। तो जैसा कि मैंने बोला था कि इसराइल ने ईरान के न्यूक्लियर जो साइट्स हैं उनके ऊपर हमला किया है, जैसे कि इस्फहान और नटान्स न्यूक्लियर साइट्स। लेकिन ईरान का एक और न्यूक्लियर साइट है जिसका अगर आप जानते होंगे तो उसको कहते हैं फोर्डो का जो न्यूक्लियर साइट है वो स्पेसिफिकली इसराइल को देख के बनाया गया है, क्योंकि पहले बात है कि ये ईरान का मोस्ट वेल प्रोटेक्टेड जो मिलिट्री और न्यूक्लियर साइट माना जाता है। इसको सबसे पहले तो रशिया का S-300 जो है वो इसको एयर डिफेंस प्रोटेक्शन देता है। इसके अलावा ये एक माउंटेन के नीचे है और इसका डेप्थ जो है वो कहते हैं कि 90 मीटर्स के अराउंड इसका डेप्थ है, जिसके कारण इसराइल के पास ऐसी कोई भी हथियार, ऐसी कोई भी वेपन नहीं है, ऐसा कोई भी म्यूनिशन नहीं है जो कि इसको डिस्ट्रॉय कर सके। तो
इसमें यही है कि यहाँ पे जो है वो चाहता है कि इज़राइल जो है कि उसकी मदद यूएस करने आए। अब ऐसा क्यों? क्योंकि यूएस के पास एक ऐसा हथियार है जो कि इस साइट को भी डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, जिसको कहते हैं GBU-57A मैसिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेटर, MOB। इसको बंकर बस्टर म्यूनिशन कहते हैं। ये 15 टन का म्यूनिशन है और इसका वज़न जो है वो लगभग 1300 kg है और 20 फीट का है। ये इतना बल्कि म्यूनिशन, इतना बल्कि है कि इसको यूएस के पास भी एकमात्र एयरक्राफ्ट है जो कि इसको कैरी कर सकता है, वो है B-2 बॉम्बर्स। इसके अलावा और इस दुनिया में कोई ऐसी एयरक्राफ्ट नहीं है जो कि इस बॉम्ब को कैरी कर सके। और एकमात्र यही बॉम्ब है जो कि फोर्डो न्यूक्लियर साइट को डिस्ट्रॉय कर सके। तो यहीं पे इज़राइल चाहता है कि उसकी सहायता जो है एक तरह से यूएस करे। अब इसमें प्रॉब्लम क्या आता है कि यूएस अब तक क्यों नहीं एंटर कर रहा है? और यूएस, अगर आप देख रहे होंगे तो यूएस जो है एक तरह से झिझक रहा है कि हम इसमें एंटर करें या ना करें। तो इसका कारण ये है कि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जो हैं उनका जो मेगा बेस है, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, उनका मैसेज था पावर में आने के लिए। तो उनका जो बेस है, उनका जो सपोर्ट बेस है, वो 2 भाग में बटा हुआ है। इसमें 2 ग्रुप हैं, आइसोलेशनिस्ट और हॉक्स। आइसोलेशनिस्ट वो हैं जो चाहते हैं कि यूएस किसी भी अंतर्राष्ट्रीय जो कन्फ्लिक्ट्स है उसमें ना कूदे, उसमें ना भाग ले। इस ग्रुप में हमारी जो डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस तुलसी गाबार्ड आती हैं, वाइस प्रेसिडेंट JD वैंस आते हैं और भी बहुत सारे राइट विंग इन्फ्लुएंशियल वहाँ पे होस्ट हैं, जैसे टकर कार्लसन हैं, चार्ली कर्क हैं, ये सब आते हैं। और हॉक्स दूसरे रूप हैं। हॉक्स जो हैं वो चाहते हैं कि जहाँ पे यूएस का हित हो वहाँ पे तो ज़रूर यूएस को एंटर करना चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल इसमें अगर देखा जाए तो इस ग्रुप में मार्को रूबियो जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं और डिफेंस सेक्रेटरी जो हैं पीट हेग्सेथ, ये दोनों इस ग्रुप में कहा जाता है आते हैं। अब इस कारण से जो है वो डोनाल्ड ट्रंप को देखा जाए तो वो अभी दुविधा में, वो एक तरह से डिसाइड नहीं कर पा रहे किस साइड जाए। और चार्ली कर्क जिनके बारे में मैं बोला था, वो एक आपके आइसोलेशनिस्ट हैं। उन्होंने अपने एक्स अकाउंट पे एक पोल किया था, एक सर्वे किया था जिसमें उनके 3 लाख फॉलोअर्स ने वोट किया और उसमें 90% चाहते थे कि यूएस इस कन्फ्लिक्ट में ना कूदे। अब ये मेन रीज़न है कि यहाँ पे ट्रंप के दुविधा का मेन कारण अगर बोला जाए तो ये एक है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो एक रिप्रेजेंटेटिव हैं जॉर्जिया से, उनका नाम है मार्जोरी टेलर ग्रीन, और टकर कार्लसन जिनके बारे में मैं अभी आपको बोला ही था, ये दोनों आइसोलेशनिस्ट होते हैं। इन्होंने तो ये जाके कह दिया है कि डोनाल्ड ट्रंप ने मेगा बेस को बीट्रे किया है, उन्होंने धोखा दे दिया एक तरह से मेगा बेस को। और ये चीज़ तो बहुत बहुत बड़ी बात होगी ना, क्योंकि अगर आप देखा जाए तो मेगा बेस के एक तरह से जो फाउंडर थे वो डोनाल्ड ट्रंप थे। मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, इसी नारे के साथ उन्होंने पहले बार पावर में आया था और दूसरे बार भी इसी नारा पे उन्होंने पावर में आया था। तो एक तरह से जिसने इस मूवमेंट को लॉन्च किया उसको ये बोल रहे कि उन्होंने धोखा दे दिया। तो डोनाल्ड ट्रंप तो अपना इंसल्ट कभी सहने वाले में से नहीं है, तो उन्होंने भी टकर कार्लसन और बाकी लोगों को भी क्रिटिसाइज़ किया है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो आश्चर्य की ये बात है कि अमेरिका का जो फार राइट है और फार लेफ्ट दोनों यूनाइटेड हैं कि यूएस को इस कन्फ्लिक्ट में नहीं कूदना चाहिए। अगर देखा जाए तो फार लेफ्ट के 2 वहाँ पे इम्पॉर्टेंट इंटेलेक्चुअल्स हैं। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में अलेक्जेंड्रिया ओकेसियो-कोर्टेज़ जो हैं, वो जो कि न्यूयॉर्क से एक रिप्रेजेंटेटिव हैं, उनको भी काफ़ी इन्फ्लुएंशियल माना जाता है। इनफैक्ट अगर देखा जाए तो 2028 के अमेरिकन प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस के लिए उनको लीड कैंडिडेट माना जाता है। इसके अलावा सेनेटर बर्नी सैंडर्स जो कि वर्मोंट से खड़े होते हैं, वो भी इसमें जो है वो एक तरह से फार राइट और फार लेफ्ट जो है एक साथ इस मुद्दे पे हैं कि अमेरिका को इज़राइल का साथ नहीं देना चाहिए और इस लड़ाई में नहीं कूदना चाहिए। तो ये रहा इसमें यूएस का, माने इसी कारण से अभी तक देखा जाए तो कोई क्लियर कट मैसेजिंग नहीं मिला है। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जो है वो एक तरह से, जैसे कि अगर आप देखें तो इज़राइल को वो बोल रहे कि इज़राइल चाह रहा था कि आयतुल्लाह खोमेनी को मार दे, पर मैंने उसे रोका। ये प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने उसे बोला था। और वो ऐसा मिक्स सिग्नल भेज रहे हैं कि जैसे कि वो रजीम चेंज चाहते हैं, ईरान की सरकार को हटाना चाहते हैं, फिर वो कहते हैं कि
पीस डील कर लो। जैसे अगर आप देखें तो उनका लेटेस्ट एक ट्वीट है जिसमें वो कह रहे हैं कि अनकंडीशनल सरेंडर, कि आप पूरे कैपिटल्स में उन्होंने ये टाइप किया है, जिसमें वो बता रहे हैं कि आप सरेंडर कर दो, अभी भी आपकी जो सरकार है उसको हम नहीं हटाएंगे। तो इस तरह से मिक्स सिग्नल जो है वो दोनों तरफ से मिल रहा है। चलिए आगे देखते हैं कि इसमें क्या होता है, लेकिन आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।